नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में जो फिलहाल नहीं होंगे, तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन इसको लेकर दोनों दल पूरी तरह तैयार हैं। मंथन, चिंतन और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा। किस तरह से चुनाव जीतना है, इसकी रूपरेखा बनाना, इसके क्रम दोनों पार्टियों में दिखे। राजधानी भोपाल में दोनों ही दलों ने बैठकें की, जीत की रणनीति बनाई और अपने अपने कार्यकर्ताओं को फुल रिचार्ज किया। दोनों तरफ यही कोशिश दिखी कि किसी भी तरह चुनाव में हर पक्ष, हर वर्ग उनके साथ खड़ा हो। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों की तस्वीरें हैं। दोनों के प्रदेश कार्यालय के बीच भले ही 1 किलोमीटर से कम की दूरी हो, लेकिन हलचल एक जैसी। तस्वीरें साफ बताती हैं कि भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश संगठन में हुई नियुक्तियों के बाद सभी 7 मोर्चे और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी इन चुनाव में राज्य सरकार के किए कामों को जनता के सामने रखेगी। मोर्चा और प्रकोष्ठ के पंचायत स्तर तक अपनी टीम को झोंक देने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के निर्देश भी दिए। ये भी तय है कि इस बार उम्मीदवारों से ज्यादा मुख्यमंत्री का चेहरा ही जीतने की वजह बन सकता है। इस बीच पार्टी इलाके के जातिगत समीकरणों को भी टटोल रही है, ताकि दमों की गलती न दोहराई जा सके। मोर्चों की भूमिका चुनाव में भी, चाहे आने वाले उपचुनाव होंगे या बाकी हमारे जो संगठन के काम होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसकी तैयारी की चर्चा से लेकर संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण मुख्य उद्देश्य है, जिस पर वर्ष भर की योजना हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ बना करके तैयार है। दूसरी तरफ दमोह उपचुनाव जीतने के उत्साह में आई कांग्रेस भी पूरे दमखम से मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। उपचुनावों को कांग्रेस दमोह फॉर्मेट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इन सीटों पर बूथ, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक कमेटियों को रणनीति तय करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हर बूथ पर पार्टी के दूसरे मोर्चे के पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स को पार्टी का संदेश घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों और बिजली कटौती को भी कांग्रेस भुनाने की तैयारी में है। ये उपचुनाव भले ही विधानसभा के गणित पर ज्यादा असर न डालें, लेकिन 2023 में होने वाले चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश तो ला ही सकते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कमलनाथ जी की मन की इच्छा ये है कि 2023 की तैयारी हम आज से करें और मंडलम और सेक्टर को मजबूत बनाएं। मंडलम, सेक्टर और बूथ कमेटी के बल पे ही हम दमोह का चुनाव जीते थे, उसी पैटर्न में हम 2023 का चुनाव लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट पैटर्न। इस बीच चुनाव आयोग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा तो कर दी, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है, और इसकी वजह है राज्य निर्वाचन आयोग की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि कोरोना, त्योहारी सीजन और बाढ़ के हालात के कारण चुनाव को थोड़े दिन टाल दिया जाना चाहिए। विवेक पटैया के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो उपचुनाव की तारीखें फिलहाल नहीं आई हैं और इसको लेकर जो ओपिनियन मांगा गया था उसमें भी यही कहा है कि इस समय आने वाले त्यौहार हैं, कोविड की जो परिस्थितियां बनी थी, इसके बाद में जो हालात हैं, बाढ़ की जो परिस्थितियां, इन सब के बीच में चुनाव फिलहाल इनकी तारीखें नहीं आई। लेकिन इनको लेकर जैसे कांग्रेस ने, बीजेपी ने, दोनों ने स्पष्ट किया कि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, इस कसौटी पर उनको जाना है, इसीलिए वो अपनी अपनी तैयारी पूरी रखते हैं और हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कराएं। इस बात में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन किसकी रणनीति ज़्यादा कारगर रहेगी, ये जनता के नतीजे या जनता का मत डिसाइड करेगा। आज इस वक्त दोनों पार्टियों के दो बहुत स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष अग्रवाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अविनीश बुंदेला साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। जनता की कसौटी पर जाना है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आशीष अग्रवाल साहब, क्या सबसे बड़ा एक प्रमुख मुद्दा
एक सेंटिमेंट हम हर चुनाव में देखते हैं, जिसको लेकर बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर जाएंगे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह कह रहा है कि ये जो सरकार बनाई है ये कैसे बनी प्रदेश जानता है, और अगले चुनाव में जो भी होगा उसमें फिर बीजेपी को आईना दिखाएगी। देखिए पुनीत जी, बड़ा स्पष्ट है सकारात्मकता और नकारात्मकता। एक तरफ कांग्रेस जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पाई और 15 माह की काली कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, अत्याचार का जवाब नहीं दे पा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी, पुरानी अपनी जो इंग्रेडिएंट है सक्सेस के, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इन दोनों को लेके आगे बढ़ रही है। मैं सदैव कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ नया नहीं करती है, सिर्फ जनता से किए गए वादों को पूरा करती है। और हमारी जो संगठनात्मक क्षमता है, जो बूथ लेवल तक का कार्य करता है, जो मोर्चे हैं, उनको प्रॉपर इंडक्शन और ट्रेनिंग करके उनके कर्तव्यों का बोध याद दिलाकर और जो हमारी सरकार की योजनाएं जनता तक उनके माध्यम से पहुंचाई जा सकती हैं, यही हमारा मूल प्रयास होता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, 15 माह की काली कमलनाथ सरकार के कच्चे चिट्ठे और खुलते जा रहे हैं। जैसे एक इजाफा ओबीसी के मामले में हुआ, बड़े 3-4 पॉइंटों में बताता हूं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय कमलनाथ ने ओबीसी को ठगने का प्रयास किया, एक फॉल्टी आदेश निकालकर उनकी जो जनसंख्या है उसको 27% बताया, उसके बाद कोर्ट में वकील खड़ा नहीं किया और उस आदेश को लागू नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तीनों कमियों को दूर करते हुए उस आदेश को भी लागू कर दिया। अब विषय रणनीति का नहीं है, जो जनता के बीच काम करता दिखेगा, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान में लगेगा, जनता उसको समर्थन देगी। एक छोटी सी बात और कह के मैं समाप्त करूंगा कि अभी तक कांग्रेस वही पुरानी बात रो रही है कि सरकार कैसे बनी। अरे ये विषय तो मध्य प्रदेश की जनता ने 28 उपचुनावों में वैसे ही अपना मत देके स्पष्ट कर दिया है। 28 उपचुनावों में से 2/3 जनता ने हमें बहुमत से सीट दी और उसके बाद ये तय कर दिया कि 15 माह की काली कमलनाथ सरकार नहीं, उनको तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पसंद है। तो कांग्रेस जाके अब जमीन पर कुछ नए मुद्दे तलाशे, जनता की बात करे और ऊपर से लेके अपने संगठन को जब तक ठीक नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस प्रासंगिक भी हो पाएगी। चलिए, कांग्रेस ने भी संभवतः इस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अवनीश बुंदेला साहब हैं, उनका अपना पक्ष रखने के लिए। बुंदेला साहब, रिपोर्ट में जो हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सभी ये कह रहे हैं कि मंडलम स्तर के ऊपर, बूथ स्तर के ऊपर, जैसा हमने दमोह में किया था उस आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन साफ तौर पर नसीहत भी है कि आप नए मुद्दे तलाशें। पुरानी जो वजह आप बताते हैं सरकार बनने की, उससे खारिज कर चुके हैं उपचुनाव में प्रदेश के द्वारा, जनता के द्वारा। देखिए पुनीत जी, सरकार कैसे गिरी या शिवराज सिंह की सरकार कैसे बनी, वो बात हम नहीं कह रहे हैं, वो बात जनता के बीच में से निकल कर आती है। और मैं आज उस बात के बारे में कोई चर्चा भी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सिर्फ मिथक है कि कांग्रेस उस चीज को बार बार याद करती है, बिल्कुल याद नहीं करती। और जहां तक संगठन की बात है, जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है पुनीत जी, देखिए हाँ ठीक है, उपचुनाव की जो तैयारियां होती है, उपचुनाव का जो एक स्थान है वो कहीं ना कहीं संविधान की एक व्यवस्था है, तो उसमें हमें जाना है। और बाकी जहाँ तक तैयारियों की बात है तो आप देख रहे हैं हम निरंतर सड़कों पर हैं। भाजपा सिर्फ आज भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ पुनीत जी, संगठन तो रावण का भी मजबूत था, संगठन तो आप देखें गब्बर का भी मजबूत था, लेकिन मैं ये कहूँगा संगठन के साथ आपका संगठन सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। हमने देखा है कोविड काल के दौरान भी आप देखें निरंतर भाजपा सिर्फ अपने संगठन के लिए तो काम करती रही, लेकिन कभी भी जनहित के मामले में या जनहितैषी भावनाओं के बारे में वो कभी नहीं सोचती, वो उसके बाद सोचती है। सबसे पहला उसका काम रहा संगठन, उसके बाद चुनावी मोड, फिर कहीं जाकर जनता आती है। तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी, आज हम लोग सड़कों पर हैं, निरंतर आप देखें निरंतर रोज कांग्रेस पार्टी हर जिले बार, चाहे आज ग्वालियर में देखें महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हो, कल आप देखें प्रदर्शन हो, भोपाल में प्रदर्शन हो, इंदौर का प्रदर्शन, निरंतर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। क्योंकि देखिए भाजपा अपने संगठन की बात कर रही है। और पुनीत जी एक बात बताऊं, हम बात कर रहे हैं जनता की परेशानियों की। क्या हम किसान जो निरंतर आज बैठे हैं 9 महीने से, हम उनके साथ उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम निरंतर, आपने देखा होगा, हम निरंतर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार उत्सर्जन की बात कर रहे हैं।
भाजपा सिर्फ आज भी अपने चुनावी मोड की बात कर रही है। आपको याद होगा पुनीत जी, 1 जून को लॉकडाउन हटा था, जहां से दूसरी वेव थोड़ी सी सुस्त हुई थी, स्लो हुई थी, और 2 जून को बयान आ गया था अपने जो मंत्री जी हैं भूपेंद्र सिंह जी कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपका संगठन सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। जहां तक तैयारियों की बात है, हमारी निरंतर बैठकें चल रही हैं, आप देखें हमारे मंडलम सेक्टर बकायदा सब बना दिए गए हैं, और हम बकायदा 100 जो कहते ना 10 यूथ ऑन 1 बूथ, कई तरह की ऐसी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा सेवादल संगठन बकायदा बूथ बाई बूथ जा रहा है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिससे कि हम अपना संगठन निरंतर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पुनीत जी, मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, संगठन के अलावा जो भाजपा को मेरी नसीहत है, या मैं कहूंगा भाजपा में जो मुझे कमी दिखती है वो ये दिखती है, वो सिर्फ अपने संगठन की बात करते, जनहित की कभी बात नहीं करते। और आप सबसे बड़ी बात आज देखें, क्या आज और कोई इस प्रदेश में समस्या नहीं है? और आप तो कॉपी करते हैं निरंतर। अभी एक बहुत छोटा सा बदलाव पुनीत जी कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया इस प्रदेश में, मीडिया के प्रवक्ताओं को लेकर। साहब, आप अपने संगठन, आप अपने कैडर की बात करते हो, आपने तुरंत कांग्रेस की उस पार्ट को कॉपी किया। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो संगठन की बात करते हो, कैडर की बात करते हो, वो सब ढकोसला दिखावा है। देखिए, जो सरकार गिराने बनाने की बात है पुनीत जी, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप तो संगठन आधारित उत्तर भी लेता आप तो कहते थे कि हमारे पैराशूट लैंडिंग नहीं होती है। मैं उत्तर भी लेता जाऊं। आशीष जी, एक तो क्या कॉपी कर रही बीजेपी कांग्रेस पार्टी को प्रवक्ताओं के मसले पर, एक नंबर। दूसरा, कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दों में सबसे प्रायोरिटी के ऊपर महंगाई है। कुछ नाराजगियां रही हैं या डेवलप कराई गई थी कोविड काल में, जैसा बीजेपी कहती है। तीसरी तरफ आने वाले वक्त से पहले अभी बाढ़ की आपदा है, वहाँ भी कुछ तस्वीरें लगातार निरंतर सामने आई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज भी है। काम और चुनौतियां सरकार के लिए भी कम नहीं है, सत्ता पक्ष के लिए भी कम नहीं। देखिए, अवनीश भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़ा मुश्किल काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस को, कमलनाथ को, राहुल गांधी जी को डिफेंड करना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी, और उसको भी इतने बखूबी निभा रहे हैं, तो बहुत इनको शुभकामनाएं। देखिए, हमने बात की मंडलम की, हमने बात की प्रवक्ताओं के मैनेजमेंट की, तो मैं कहता हूं नकल के लिए भी अकल चाहिए। कांग्रेस के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आज उतना ही अंतर है जितना मारुति 800 और मर्सिडीज में है, और ये सदैव रहेगा। अगर सही में इनके मंडलम होते तो राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी क्यों हार जाते? अगर सही में इनके मंडलम होते तो 400 वाला दल आज 40 पे सिमट क्यों जाता? बंगाल क्यों समाप्त हो जाता? अरे इनकी तो ये स्थिति हो चुकी है कि ये किसी राज्य में अगर चौथे नंबर पे भी होते हैं तो भी तालियां बजाने लगते हैं। दूसरा विषय इन्होंने उठाया प्रवक्ता का मैनेजमेंट, तो मैं इनसे कहता हूं कि जरा हमारे केंद्रीय कार्यालय की तरफ नजर डाल लें। ये मैनेजमेंट वहीं पे चलता है, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस ने वहां से कॉपी किया हो। एक बात अब बात की इन्होंने कि प्रबंधन तो देखिए रावण का भी था, तो ये तो पूरा देश जानता है कि रामद्रोही कौन है और राम के समर्थन में खड़ा हुआ संगठन कौन था। तो ये तो आदरणीय अवनीश जी ही तय कर लें, जिनको भगवान श्री राम काल्पनिक नजर आते हो, हिंदू आतंकवादी नजर आता हो, जिन्होंने पुरजोर प्रयास किया और राम मंदिर के निर्माण को रोकने का, तो वो तो पूरे देश ने देखा है। अब बात आती है कि आंदोलन कर रहे हैं, अरे परंतु आंदोलन जब जब जिस जिस विषय पे करते हैं ये हिट विकेट हो जाते हैं। जैसे मसलन कोरोना की बात उन्होंने की, तो कोरोना में तथ्यात्मक रूप से मध्य प्रदेश का कंपैरिजन अगर ये कांग्रेस शासित राज्यों से करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि वहां तो अराजकता और अव्यवस्था हमारे से बहुत ज्यादा थी। मध्य प्रदेश ने तो सदैव राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया। अब ये अगर पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि कमलनाथ सरकार ने जो लिखित झूठ किया था कि अपने घोषणा पत्र में कि हम आकर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेंगे, इन्होंने तो 5 रुपए पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया था और उसके एवज में सारी की सारी सरकारी योजनाएं भी बंद कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उस वैट को यथावत रखा है और कोरोना जैसे मुश्किल समय को निकाला है और सारी की सारी बंद पड़ी योजनाओं को प्रारंभ किया है। बेरोजगारी के विषय में कांग्रेस ने क्या किया, या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में क्या किया, तो कांग्रेस आंदोलन तो कर रही है, परंतु कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के 40 साल के राज्य का कोई जवाब नहीं है, और जब जब ये जो विषय उठाते हैं इन्हीं का विकेट डाउन हो जाता है। चलिए, आपका विकेट डाउन होता है। आशीष अग्रवाल साहब जैसा कह रहे हैं, अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस पार्टी के पास जो मुद्दे उठाए गए क्या उनको सही तरीके से नहीं उठाया?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं अपने आशीष भाई की एक बात का जवाब दूं। ठीक है, मर्सिडीज उनको मुबारक हो, लेकिन भारत जो एक आम आदमी की कार तो आज भी मारुति है। भारत का आदमी आज भी मारुति अफोर्ड कर सकता, हर आदमी। हाँ, भाजपा वाले मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत कितना सबसे अमीर संगठन हो गया, सबसे अमीर पार्टी हो गई है, करोड़ों के, हजार करोड़ों के इन्होंने कार्यालय बनाए। तो बिल्कुल ये मर्सिडीज वाले साहब, हम मारुति वाले, हम गरीब लोग ठीक हैं, हम आम आदमी का आईना है, हम कितना एक आम भारत, एक आम भारतीय, हम मारुति वाले ठीक, वो भी मारुति है, ठंडे ही रहने दो हमको। और पुनीत जी, एक सबसे बड़ी बात अभी आशीष भाई राम की बात करते, प्रभु श्री राम की। तो देखिए, हमने प्रभु श्री राम को सदैव आस्था का विषय माना है, वो हमारी आस्था का विषय है। हाँ, हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते, हम उनके नाम पर चंदा चोरी, चंदा खोरी नहीं करते। देखिए, ये बकायदा निर्मोही अखाड़ा का ही कहना है कि 1400 करोड़ रुपए तो ये सन 1990 में खा गए थे, और अभी फिर से जिक्र आया, आपने देखा होगा, फिर से 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ की बिकी। पहली बात। अब मैं अब बात आऊंगा, ये जो कुछ दिनों से शिवराज सरकार का एक अभियान चल रहा है, कमलनाथ जी ने जो काम अपने 15 महीने की, जो काली कमलनाथ सरकार की बात करने, कमलनाथ जी ने जो विकास कार्य किए वो शिवराज जी 15 साल में भी नहीं कर पाए। मैं बताना चाहता हूं, शुद्ध के खिलाफ युद्ध हमने लड़ा, आप देखें, हमने भूमाफिया पर कार्रवाई की, शिवराज जी को मजबूर होकर वो काम करना पड़ा। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, इनके समय में किसान मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बिजली गायब है, पूरे में अंधेरा है, अंधेरा, पूरे गाँव आज अंधेरे में। क्या अभियानों की हालत क्या है, आपको सबको, क्या अभियानों को कॉपी किया? मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। जी मुंदेला साहब, आप बता रहे थे कि अभियानों को कॉपी करे भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुद्दे आप ढंग से नहीं उठाए, क्या जीत का आधार बनेगा? क्योंकि संगठन को वो किस कैटेगरी में रख चुके हैं ये भी बता दिया, किस तरीके से आपके अभियान ज़मीन पर फेल होते हैं ये भी बता दिया, क्या बनेगा जीत का आधार? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखें, अभी मेरे भाई आशीष अग्रवाल जी बात कर रहे थे ओबीसी आरक्षण की 27। देखिए, मैं बताऊं, यहाँ भी शिवराज सरकार की मजबूरी रही, और कब माना आप देखो, 19 महीने बाद इनको लगा कि हाँ ये 27% लागू कर दो। और ओबीसी आरक्षण की बात करें, सबसे पहले तो इसकी तो नींव मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रखी। रामजी महाजन आयोग का गठन किसने किया? अर्जुन सिंह जी ने किया। सबसे पहले ओबीसी को 14% आरक्षण किसने दिया? दिग्विजय सिंह जी ने दिया सन 1994 में। उसको बढ़ाकर 27% दिग्विजय सिंह ने कब के 2003 में किया। उसके बाद जब सरकार बदली तो इन्होंने उस समय भी उसको ड्रॉप किया, हटा दिया था। उमा भारती ओबीसी से आती रही, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इनको ओबीसी की सुध नहीं आई। और कमलनाथ जी की सरकार आई 2018 में, हमने फिर से उसको लागू कर, हमने मसौदा लाया, हमने विधानसभा के पटल पर उसको रखा, उसको कानून आके पास किया, और आप देखें उसके बाद हमने उसको लागू किया। हाँ, ये बात है, हम इस चीज को मानते हैं कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता रही, क्योंकि कमलनाथ जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जी घबरा गए। सिंधिया जी के भी खुद के स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे थे, वो जाकर उन्होंने जिस तरह से सरकार अपदस्थ की, मैं उस चीज में जाना नहीं चाहूंगा कि फिर मेरे मित्र आशीष जी कहेंगे उसी बात को रो रहे हैं। हम रो नहीं रहे, हम वास्तविकता बता रहे हैं कि इस तरह से वो ओबीसी आरक्षण का मामला उस समय। फिर आप देखें, इनके ही एक महाधिवक्ता, चलिए मैं एक बार इस पर उत्तर लेता हूं, हालांकि ओबीसी आरक्षण पर हम कई डिबेट कर चुके हैं, पर मैं चाहता हूं आशीष जी अपनी बात आप जरूर रखें। क्या अब की बार का इलेक्शन जो भी हो या बाय इलेक्शन, उसमें ये बड़ा मुद्दा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इलेक्शंस में सारे मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो कोई एक वर्ग विशेष तो वोट नहीं देता, तो इसलिए हम तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। परंतु ये वोट बैंक की या ये जातिवाद की राजनीति जो कांग्रेस करती रही थी, आज जब मोदी जी आए हैं, जब शिवराज जी आए हैं, तो ये जातिवादी की राजनीति अब कांग्रेस पे भारी पड़ रही है। मैं तो सदैव कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी योजनाओं को बनाया, वो तो सभी समाज को छूती हैं। मसलन जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं, उज्ज्वल योजना बनाते हैं, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाते हैं, जनधन खाते खोलते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग कौन सा होता है सकारात्मक रूप से? यही अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वर्ग। तो अब ओबीसी आरक्षण की भी बात कर ले तो मेरे कांग्रेसी मित्र से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं कि ये इतिहास गवाह है कि कांग्रेसियों ने जब जब ओबीसी आरक्षण दिया, आगामी चुनाव के फायदे को मद्देनजर रखते हुए दिया। जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में, क्योंकि उनको मालूम था उनकी सरकार आएगी नहीं, क्या पता उनकी सरकार इससे आ जाए, सुनिए। और उसके बाद 2019 में भी यही हुआ। कमलनाथ जी ने जब लोकसभा की सुगबुगाहट दी तो उन्होंने एक पॉलिटिकल गिमिक खेला। 8 मार्च 2019 को उन्होंने एक विधेयक पास कराया, और उसके बाद उन्होंने
उस 10 मार्च को स्वयं ही अपने वकील से जाके उस पे उन्होंने आपत्ति लगवा दी कोर्ट में, और उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक अपना महाधिवक्ता या अपना वकील खड़ा नहीं किया ताकि ये जो पॉलिटिकल झुंझुना है वो ये जो ओबीसी वर्ग है वो लेके घूमता रहे। इसके साथ अब परत दर परत और खुल रही है। कमलनाथ जी ने जान करके इस वर्ग की आबादी को 27% बताया ताकि कोर्ट में ये आदेश नहीं टिक पाए। ये तो पुनीत जी आप भी समझते हैं, अगर किसी वर्ग की आबादी को आप 27% लिखेंगे और 27% आरक्षण देने की बात करेंगे तो वो तो फॉल्टी डॉक्यूमेंट है। एक चीज अभी बहुत सारी मैं 3-4 छोटी छोटी बातें और रखूंगा। देखिए, अवनीश बुंदेला जी ने कहा कि गांव गरीब किसान की पार्टी कौन है या मारुति 800 चलाने वाला दल कौन है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी के बारे में पूरा देश जानता है कि आप अरे सुनिए ना, ये तो संगठनात्मक क्षमताओं की बात थी। बाद बाकी बैंक बैलेंस आप मोदी जी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए और इन राहुल गांधी का देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने, मैं बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है, निर्मोही अखाड़ा को लेकर उन्होंने बात कही, जो निर्मोही, मैं पुनीत जी एक बात और कहना, इन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने कोई आरोप लगाया राम मंदिर को लेके। मैं इस बात को शब्द से खारिज करता हूं और आदरणीय बुंदेला जी से अपील करता हूं कि वो उत्तर दे दीजिए, वक्त खत्म हो जाएगा। निर्मोही अखाड़ा ने कोई ऐसा आपत्ति नहीं लगाई है। ये बकायदा जाकर पता कर ले, निर्मोही अखाड़ा ने ये बकायदा कहा था कि हाँ 1400 करोड़ रुपए चंदा गलत विश्व हिंदू परिषद खा गया, कभी नहीं कहा। आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। और जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस महाधिवक्ता ने कोर्ट में जाके हलफनामा दिया था शिवराज सरकार के बनने के बाद कि 13% होल्ड कर दीजिए, आज उस महाधिवक्ता को हाई कोर्ट का जज बना जा रहा है। मतलब जिस महाधिवक्ता ने पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण से वंचित रखा, उसको आप आज हाईकोर्ट जज को प्रोसेस कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो 27% का जो भ्रम फैला रहे हैं, आप जाकर कोर्ट में पता कर ले। हमने उसमें भी लिखा है 51.9%, 51.9%। अरे वो तो डॉक्यूमेंट है, ये गलत वो तो डॉक्यूमेंट है। मैं पढ़ के सुनिए, देखिए डॉक्यूमेंट ही है। आशीष जी जाकर पता कर, रुकिए ना अवनीश जी, मैं सामने, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब सुनिए, इतना तो समझ में आ गया आशीष जी, अवनीश जी, कि अब की बार इस मुद्दे को ना बीजेपी छोड़ने वाली ना कांग्रेस छोड़ने वाली। लेकिन जिस वर्ग को लेकर आप संघर्ष, मैंने इसलिए पहले कहा कि अगर इसके विस्तार में जाएंगे, इस पर हम कई डिबेट्स कर चुके हैं और आप दोनों पक्षों के नेता अपनी बात रख चुके हैं। क्या फैक्ट गलत पेश किया कोर्ट के भीतर, क्या वकील नहीं खड़ा किया, देर 15 साल में क्यों की, ये जनता के बीच में और उस वर्ग के बीच में एक्सप्लेन करना। लेकिन ये बड़ा मुद्दा रहेगा। आप देखते हैं कि किसकी रणनीति बेहतर रहेगी। वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तैयारियों पर चर्चा के लिए आने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।